नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। सीरिया में करीब 5 सालों से गृह युद्ध जारी है। इस गृह युद्ध ने न सिर्फ सीरिया को बल्कि पूरी दुनिया को मानवता और आतंक पर नए नजरिए से सोचने पर मजबूर कर दिया। चाहे यूरोप का शरणार्थी संकट हो या आईएस आतंकियों का खौफ, सबकी जड़ें सीरिया में ही आकर जुड़ती हैं। इसे सीरिया में शांति की गारंटी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहली बार सीरिया मामले पर दुनिया की बड़ी ताकतें, खासकर अमेरिका और रूस, एक साथ खड़े दिखाई दिए। आज विशेष में बात होगी सीरिया में एक नई सुबह की इस कोशिश की। साथ ही आपको बताएंगे सीरिया संकट की उलझी हुई डोर के सिरे कहां से शुरू होते हैं और कहां खत्म। तो बने रहिए हमारे साथ अगले आधे घंटे तक और देखिए हमारी खास पेशकश सीरिया पर संकल्प। जी हां, सीरिया पर दुनिया की महाशक्तियों को आखिरकार एक होना ही पड़ा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में इससे जुड़ा एक संकल्प पारित हुआ, जिसमें सीरिया में संघर्ष विराम और शांति प्रक्रिया के लिए एक योजना बनाने पर सहमति बनी है। आखिर क्या है ये संकल्प, देखिए इस रिपोर्ट में। बीते 5 सालों में सीरियाई धरती युद्ध की इस भयानक विभीषिका को झेल रही है। इस युद्ध ने न सिर्फ लाखों नौजवानों, बेकसूर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की जानें ली, बल्कि पूरी मानवता के अस्तित्व को ही चुनौती दे डाली। लेकिन पूरे 5 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया में शांति स्थापित करने का बीड़ा उठाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियों ने एक ऐसे प्रस्ताव को पारित किया जिसमें संघर्ष विराम और शांति प्रक्रिया के लिए एक योजना बनाने पर सहमति बनी है। इरादा है सीरिया की धरती पर जारी संघर्ष को खत्म करना। इस प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। Nearly 2 years have passed since the Geneva II conference. The people of Syria have suffered enough. I call for you to show vision and leadership in overcoming your differences. A fleeting opportunity for peace has emerged. Your duty is to seize it. Thank you, Mr. President. प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून से कहा गया है कि वो साल 2012 की जिनेवा विज्ञप्ति के मुताबिक जनवरी तक सीरियाई सरकार और विपक्ष के प्रतिनिधियों के बीच राजनीतिक हस्तांतरण के मुद्दे पर बातचीत कराएं। यह हस्तांतरण स्थायी शांति के लिए एक कदम होगा। प्रस्ताव में सीरिया में 6 महीने के भीतर विश्वसनीय, समावेशी और गैर सांप्रदायिक शासन कायम करने की बात कही गई है। प्रस्ताव में सीरिया में नया संविधान बनाने और संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में 18 महीने के भीतर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की भी बात है। प्रस्ताव के तहत प्रवासियों समेत सभी सीरियाई लोगों को मतदान का अधिकार होगा। प्रस्ताव में संघर्ष विराम और समानांतर राजनीतिक प्रक्रिया के संबंध को समझाते हुए संघर्ष विराम तुरंत प्रभावी करने की बात भी है। यहाँ दिलचस्प ये है कि आईएसआईएस के खिलाफ जंग के दौरान अचानक एक दूसरे के आमने सामने आए अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के 1 महीने से ज्यादा वक्त तक इसके लिए कोशिशें की। हालांकि सीरिया में चल रहे घटनाक्रम पर दोनों देशों के मत अलग अलग थे। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के भाग्य पर कोई फैसला नहीं हो सका। अमेरिका और पश्चिमी देश असद को हटाए जाने के पक्ष में थे। President Assad, in our judgment, and not everybody shares this, but the majority of the people in the ISSG believe that President Assad has lost the ability, the credibility, to be able to unite the country and to provide the moral credibility to be able to govern it into the future. वहीं रूस ने बातचीत के लिए असद को सत्ता से हटाए जाने का विरोध किया। रूस के मुताबिक सीरिया के भाग्य का फैसला आखिरकार सीरियाई जनता को ही लेना होगा। Подчеркивается, что только ведомый самими сирийцами инклюзивный диалог может положить конец тяжелейшим страданиям, выпавшим на долю сирийского народа. При этом подтверждены фундаментальные принципы политического решения. Сирия должна оставаться единым, светским, многоконфессиональным и полиэтническим государством. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सीरिया में 2011 में शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक 2.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है।
न्यूयॉर्क के पैलेस होटल में अंतर्राष्ट्रीय सीरिया सहायता समूह की एक बैठक के अलग सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव पर समझौता हुआ। प्रस्ताव में संघर्ष विराम लागू करने के साथ ही इस्लामिक स्टेट और नुसरा फ्रंट जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अभियान जारी रखने का फैसला किया गया है। हालांकि इस प्रस्ताव में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का कोई जिक्र नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सीरिया में शांति बहाली की इस कोशिश को ऐतिहासिक माना जा रहा है। भले ही संयुक्त राष्ट्र में 5 साल में पहली बार एक मत होकर किसी नतीजे पर पहुंचा गया हो, लेकिन इसके लिए कोशिशों का एक लंबा दौर चला। सीरिया में शांति को लेकर कौन कौन सी कोशिशें हुई, इस पर नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। सीरिया में जारी संघर्ष के उठते ही खत्म करने की कोशिशें भी हुईं। नवंबर 2011 से जनवरी 2012 के बीच अरब लीग ने सबसे पहले सीरियाई सत्ता और विपक्ष के बीच सुलह कराने की कोशिश की। इसे 19 दिसंबर का अरब लीग प्लान का नाम दिया गया। समझौते के मुताबिक अरब लीग ने अपना मॉनिटरिंग मिशन सीरिया में भेजा, लेकिन जब हिंसा नहीं थमी तो सऊदी अरब ने 28 जनवरी को अपना मिशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद 30 जनवरी 2012 को रूस के विदेश मंत्रालय ने सीरियाई सत्ता और विपक्ष को मॉस्को में बातचीत का आमंत्रण दिया, लेकिन ये कोशिश परवान नहीं चढ़ सकी। फरवरी 2012 में ऐसी एक और कोशिश हुई, जब फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मार्टी अहतिसारी ने इस बारे में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल से बात की। उस दौरान एक प्रस्ताव राष्ट्रपति बशर अल असद के इस्तीफे का आया, लेकिन कमाल की बात यह है कि उस वक्त प्रस्ताव को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने ही खारिज कर दिया था। इसके बाद फरवरी 2012 में फ्रेंड्स ऑफ सीरिया नाम से एक मुहिम चलाई गई। इस मुहिम को फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने शुरू किया। सीरिया के खिलाफ प्रस्ताव पर रूस और चीन के वीटो के बाद इस मुहिम को शुरू किया गया। 2012 में इसकी 4 बैठकें हुईं। इन देशों के समूह में कुछ पश्चिमी देशों के अलावा फारस की खाड़ी और मध्य पूर्व के देश शामिल थे, लेकिन रूस और चीन ने इस समूह पर सिर्फ एक पक्ष की तरफदारी करने का आरोप लगाया और ये मुहिम रंग नहीं लाई। फरवरी 2012 में ही सीरिया में जारी संकट पर संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र और अरब देशों की लीग के संयुक्त विशेष दूत बनाए गए। अन्नान ने जल्द ही सीरिया में जारी संकट के समाधान के लिए एक समझौता तैयार किया। अन्नान के मुताबिक मार्च 2012 में ही सीरिया ने वहां जारी हिंसक संघर्ष को खत्म करने की उनकी योजना स्वीकार कर ली। अप्रैल में तो युद्ध विराम लागू होने की घोषणा भी कर दी गई, लेकिन हिंसा नहीं थमी और 6 महीनों तक सीरिया में शांति स्थापना की पुरजोर कोशिश करने के बाद उन्होंने अगस्त 2012 में इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अल्जीरिया के पूर्व विदेश मंत्री लख्दर ब्राहिमी को सीरिया में शांति दूत बनाया गया। ब्राहिमी ने ईद के मौके पर सीरिया में दोनों पक्षों से हिंसा छोड़ने की अपील की। उनकी अपील पर दोनों पक्षों ने सहमति भी जताई, लेकिन जल्द ही एक दूसरे पर हमले भी शुरू कर दिए। जनवरी 2014 में शांति दूत लख्दर ब्राहिमी की पहल पर जेनेवा में सीरियाई सरकार और विपक्ष को एक साथ लाने की एक और अहम कोशिश हुई। इसे जेनेवा 2 के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये 2012 में जेनेवा में हुई एक्शन ग्रुप कॉन्फ्रेंस की ही आगे की कड़ी थी। भारत भी पहली बार इसमें बतौर वार्ताकार शामिल हुआ। 22 जनवरी से 31 जनवरी तक चली ये बैठक बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। इसके बाद एक अहम बैठक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई। 30 अक्टूबर और 14 नवंबर को हुई इस बातचीत में बशर अल असद के राजनीतिक भविष्य को लेकर अमेरिका और रूस के बीच टकराव देखने को मिला। हालांकि 14 नवंबर को दूसरे दौर की बातचीत के बाद एक समझौता जारी किया गया, जिसके मुताबिक सीरियाई सरकार के विरोधियों से तत्काल बातचीत शुरू करने और अगले 1.5 साल में सीरिया में चुनाव आयोजित कराने पर सहमति बनी। वियना बैठक में पहली बार ईरान को सीरिया संकट पर बातचीत में शामिल किया गया। इन सब कोशिशों के बाद आखिर में 15 दिसंबर को अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने मॉस्को जाकर रूसी विदेश मंत्री लावरो सर्गेई और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद यह तय किया गया कि 18 दिसंबर को सुरक्षा परिषद के सदस्य देश सीरिया में शांति प्रक्रिया पर सहमति जताएंगे। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। साल 2011 का मार्च महीना, ये वही वक्त था जब सीरिया में हंगामे, विरोध और अशांति की शुरुआत हुई। यह विरोध और हंगामा मुल्क की तानाशाही सरकार के खिलाफ था।
शायद ही उस वक्त पूरी दुनिया में किसी ने यह सोचा होगा कि ये सरकार के खिलाफ हंगामा आने वाले वक्त में गृह युद्ध में तब्दील हो जाएगा। आइए नजर डालते हैं कि आखिर सीरिया संकट है क्या। तानाशाही के खिलाफ उठी ये आवाजें जल्द ही युद्ध की शक्ल अख्तियार कर लेंगी, इसका इल्म किसी को नहीं रहा होगा। 4.5 साल में 2.5 लाख से ज्यादा जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। 40 लाख से ज्यादा लोग मुल्क छोड़ चुके हैं। 80 लाख से ज्यादा बेघर हैं। अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। 80% लोग मुफलिसी में जीने को मजबूर हैं। ये है सीरिया का कड़वा सच। मार्च 2011, दर्रा शहर, सीरिया। सीरिया के दक्षिणी शहर दर्रा में 15 युवाओं को सरकार का विरोध करने पर गिरफ्तार किया गया। इसके बाद राजधानी दमिश्क और दर्रा समेत कई शहरों में उनकी रिहाई की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ। साथ ही राष्ट्रपति बशर अल असद के इस्तीफे की मांग भी उठने लगी। अप्रैल 2011, विरोध प्रदर्शन बढ़ा तो सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। राष्ट्रपति असद ने इसके लिए विदेशी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया और प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी करार दिया। दमिश्क और दर्रा समेत कई शहरों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। मई से दिसंबर 2011, सीरिया के आंतरिक मामले में अमेरिका ने दखल दी और कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। इस बीच राष्ट्रपति असद के विरोधी सैनिक अधिकारियों ने समानांतर सेना का ऐलान कर दिया, जिसका नाम रखा गया फ्री सीरियन आर्मी यानी FSA। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा था। मानवाधिकार उल्लंघन के नाम पर सभी पश्चिमी देश राष्ट्रपति असद के खिलाफ मोर्चाबंदी में लग गए। उधर तुर्की ने भी असद से सभी संबंध तोड़ लिए। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में असद का विरोध हुआ, लेकिन रूस और चीन ने वीटो का इस्तेमाल कर पश्चिमी देशों को शांत करा दिया। वहीं सीरिया में युद्ध के हालात पैदा होने शुरू हो चुके थे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में ही 5000 लोग मारे जा चुके थे। 2012, सीरिया पर मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका था। अल-कायदा ने सीरिया में अपने नए संगठन अल-नुसरा का ऐलान कर दिया। हालांकि अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों ने अल-नुसरा को आतंकवादी संगठन तो घोषित कर दिया, लेकिन आतंकियों की तादाद बढ़ती ही चली गई। एक ओर सीरियाई लोग देश छोड़ रहे थे, तो दूसरी ओर सेना और आतंकी गुट आमने सामने थे। पश्चिमी देशों ने सीरिया से तेल के आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद ने राष्ट्रपति असद के खिलाफ मई 2012 में रिपोर्ट जारी की, जिसमें असद और उनकी सरकार को युद्धकालीन अपराध का दोषी ठहराया गया। इसी साल असद के करीबी रिश्तेदार और देश के रक्षा मंत्री की हत्या कर दी गई, जिसके बाद सीरिया ने विदेशी हमले की सूरत में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे डाली। इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ा विरोध हुआ और अमेरिका ने ऐसी सूरत में सैनिक कार्रवाई की बात कही। 2013, राष्ट्रपति असद ने हमले और तेज करने का ऐलान किया। उनका कहना था कि जब तक हर आतंकी नहीं मारा जाता, तब तक सीरियाई सेना हमले नहीं रोकेगी। ISIS का उदय। 2013 के मध्य में बगदादी ने इस्लामिक स्टेट बनाने के साथ ही जंग में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इस बीच राष्ट्रपति असद पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का इल्जाम लगा। कई पश्चिमी देशों ने सैनिक कार्रवाई की बात दोहराई। हालांकि रूस की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद इस पर फैसला नहीं लिया गया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस साल के अंत तक 2.5 लाख लोग सीरिया छोड़कर पड़ोसी मुल्कों में शरण ले चुके थे। 2014, साल की शुरुआत में कई दफा पश्चिमी देशों ने सीरियाई सरकार के साथ शांति वार्ता की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मार्च में इजराइल ने पहली बार सीरिया पर हमला किया, तो उधर IS ने बगदादी को अपना खलीफा मान लिया और सीरिया के 2 शहरों पर कब्जा कर लिया। IS ने अमेरिकी पत्रकार जेम्स फोली की हत्या की तस्वीर जारी की, जिसके बाद दुनिया भर में IS के खिलाफ आवाजें तेज हो गईं। सितंबर में अमेरिका और कई अरब देशों ने सीरिया में IS के खिलाफ हमला बोल दिया। 2015, एक और IS पर हमले तेज हुए तो दूसरी ओर शरणार्थियों की तादाद में भी भारी इजाफा हुआ। लाखों लोग सीमाओं पर जमा होने लगे।
तादाद इतनी बढ़ी कि पड़ोसी मुल्कों ने प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि सभी देशों की सहमति से तुर्की, लेबनान, जॉर्डन, इराक, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और कई पश्चिमी देशों में शरणार्थियों को पनाह मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो सीरिया में अशांति का माहौल अब 5वें साल में पहुंचने वाला है। बीते 4 साल से वहां शायद ही कोई दिन गुजरा जब सीरिया की सरजमी पर खून न बहा हो। 2011 में सरकार विरोधी आंदोलन जब शुरू हुआ तो धीरे धीरे हथियारबंद गुटों में तब्दील हो गया। सीरिया में दुनिया भर के मुल्क गुटबाजी में भी लग गए। सीरिया में ये तस्वीरें बीते 4 साल से रोजाना देखने को मिल रही हैं। 2011 में जब सरकार विरोधी आंदोलन शुरू हुआ तो धीरे धीरे वो हथियारबंद गिरोह में तब्दील होते चले गए। यहां से सीरिया की असल मुश्किल की शुरुआत हुई। दुनिया के कई मुल्कों ने सीरिया को सामरिक और रणनीतिक हितों के लिए शतरंज की बिसात बना लिया। कुछ देश सरकार के साथ खड़े हो गए तो कुछ देश विरोधियों के खेमे में चले गए। बीच में पिसता रह गया तो सिर्फ सीरिया। धीरे धीरे यहाँ का राजनीतिक संकट दुनिया भर के लिए परेशानी का सबब बन गया। लेकिन गुटबाजी आज भी जारी है। एक और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और उनके क्षेत्रीय सहयोगी सऊदी अरब, तुर्की और कतर खड़े हैं, जो किसी भी कीमत पर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाना चाहते हैं। तो दूसरी ओर राष्ट्रपति असद के पक्ष में ईरान, रूस, बाथ संगठन और लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके खड़े हैं। इन देशों के आमने सामने आने से कई बार अंतर्राष्ट्रीय संकट पैदा हो गया। हाल ही में रूस के लड़ाकू विमान को जब तुर्की ने मार गिराया तो ऐसा लगा कि मामला सीरिया की सरहद के पार पहुंच गया है। नाटो देशों और रूस के बीच तनातनी चरम पर पहुंच गई। देखिए, सीरिया में करीब पिछले 5 साल से सिविल वॉर चल रही है। कई रिबेल ग्रुप्स हैं जो असद को हटाना चाहते हैं और कुछ देश ऐसे हैं जैसे रशिया और ईरान जो असद को सपोर्ट करते हैं। ये बड़े दायरे में लड़ाई शिया और सुन्नी की भी है। असद विरोधी गुटों में जो संगठन शामिल हैं उनमें फ्री सीरियन आर्मी, अल कायदा का सीरियन चैप्टर अल नुसरा फ्रंट, जैश अल जनूब, जैश अल शाम, इस्लामिक फ्रंट, जैश अल नस्र बेहद अहम हैं। इन संगठनों को अमेरिका सहित नाटो देशों का समर्थन हासिल है। सीरिया और उसके सहयोगी देशों का मानना है कि ये तमाम संगठन चरमपंथी मिजाज के हैं। लिहाजा सरकार अगर अपदस्थ हुई तो सत्ता की कुंजी चरमपंथियों के हाथों में चली जाएगी। इन तमाम गुटों के बीच में सीरिया में एक ऐसे संगठन ने दस्तक दी जो आज पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के लिए बदनाम है। ISIS नाम के संगठन ने जल्द ही सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। अमेरिका और सहयोगी देशों का दावा है कि असद सरकार की हिंसक कार्रवाई ISIS की पैदाइश के लिए जिम्मेदार है, जबकि रूस और ईरान का आरोप है कि नाटो देश जो हथियार और ट्रेनिंग दे रहे हैं उससे ISIS मजबूत हो रहा है। बशर अल असद सरकार का भी आरोप है कि ISIS के पास वही हथियार हैं जो अमेरिका और नाटो देशों ने सरकार विरोधी गुटों को दिए हैं। जब तक रशिया और अमेरिका दोनों इस बात पर सहमत नहीं होंगे कि सीरिया में शांति बहाल होनी चाहिए, अगली समस्या ये आएगी कि जब आप बात करेंगे बैठ के तो इतने सारे टेररिस्ट ग्रुप में किससे बात करेंगे? वो उसमें भी आपस में एग्रीमेंट नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे ये टेररिस्ट ग्रुप हैं, इनसे बात कीजिए। धीरे धीरे नाटो देशों ने ISIS के खिलाफ मुहिम शुरू की तो दूसरी तरफ असद सरकार और सहयोगी मुल्क यानी रूस और ईरान ने भी ISIS पर बम बरसाने शुरू कर दिए। ISIS को लेकर दोनों गुटों का दावा है कि वो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों ही गुट एक दूसरे की नीयत पर भी सवाल उठाते रहे। दरअसल सीरिया में इस तरह से 3 गुट हैं, एक सरकार विरोधी, दूसरा सरकार समर्थक और तीसरा ISIS। इनमें सिर्फ ISIS एक ऐसी कड़ी है जिस पर सरकार विरोधी और सरकार के समर्थन में खड़े गुट दोनों ही हमलावर हैं। लेकिन सीरिया की राजनीति जिस करवट बैठी है उसमें ISIS के हौसले पस्त होते नहीं दिख रहे। विपिन चौहान के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। सीरिया के गृह युद्ध ने बड़ा मानवीय संकट खड़ा कर दिया है।
अलग अलग पार्टियों के बीच पिस रहे लोगों का बड़ा हिस्सा सीरिया से पलायन कर रहा है। आधी से ज्यादा आबादी सीरिया छोड़कर दूसरे मुल्कों में जा बसी या बसने की कोशिश में जुटी हुई है। अपने वतन और अपने मुल्क को छोड़कर तंबुओं में रात गुजारने को तैयार इन लोगों की आखिर मुश्किलें क्या हैं, आइए देखते हैं। यूरोप की सड़कों पर यह नज़ारा बीते साल भर से बेहद आम है। समंदर पार कर यूरोप पहुंचने वाले ज्यादातर शरणार्थी सीरिया के हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे सबसे बड़ा शरणार्थी संकट बताया जा रहा है। तुर्की, ग्रीस, सर्बिया, हंगरी और ऑस्ट्रिया के रास्ते ये लोग जर्मनी और फ्रांस जैसे मुल्क में बसने की चाहत रखते हैं। ट्रेन में बोरियों की तरह लदे इन लोगों पर दुनिया का ध्यान पहली बार तब गया जब समंदर किनारे छोटे बच्चे आयलान का शव मिला। आयलान का परिवार सीरिया के गृह युद्ध का पीड़ित था। आईएसआईएस ने सीरिया और आसपास के मुल्कों में जिस तरह के हालात पैदा किए, उससे लोगों का जीना दूभर हो गया। लोग आईएस, सरकार विरोधी गुट और सरकारी हमलों के बीच धुन की तरह पिस रहे हैं। जीने की चाह में 5 लाख से ज्यादा लोग इस साल पलायन कर यूरोप पहुंचे हैं। यूरोप में शरणार्थियों के लिए माहौल धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन इस बीच पेरिस पर आईएसआईएस का हमला हुआ। इसके बाद शरणार्थियों और इस हमले के बीच सूत्र खोजने की कोशिश शुरू हुई। हालात ये हो गए कि अमेरिका में इसे चुनावी मुद्दा बनाकर पेश किया जाने लगा। I am now requesting that the President and the federal government cease sending refugees from Syria to North Carolina until we are thoroughly satisfied with the effectiveness of the federal background checks and security checks conducted on such refugees entering our country. हालांकि शरणार्थियों का यूरोप पहुंचना पेरिस हमले के बाद भी जारी है। ग्रीस और हंगरी में बीते दिनों शरणार्थियों की कई टुकड़ियां पहुंची, लेकिन पूर्वी यूरोप में शरणार्थियों के लिए पहले से ज्यादा हिचकिचाहट अब और तेज हो गई है। मामला अब सर्बिया और हंगरी से दूर नॉर्वे तक पहुंच गया है। रूस और नॉर्वे के बीच शरणार्थियों को लेकर टालमटोल जारी है। For this municipality, for Sør-Varanger, we have said to the Norwegian government that we should have 160 refugees, Syrian and mainly family, and this we should settle down here in Sør-Varanger in 2015 and in 2016. रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया की आधी से ज्यादा आबादी वतन छोड़ चुकी है। यूरोप से ज्यादा सीरियन शरणार्थियों ने पड़ोसी मुल्क में पनाह ली है। देश छोड़ने वाले करीब 1 करोड़ लोगों में से 38 लाख लोग शरणार्थी बनकर दर दर भटक रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा लोगों ने लेबनान, जॉर्डन, तुर्की और इराक में शरण ली है। तंबुओं में जिंदगी बसर करना इन शरणार्थियों को सीरिया के गृह युद्ध से बेहतर विकल्प लगता है, लेकिन लोगों के लिए सीरिया छोड़ना भी जान हथेली पर लेने के बराबर है। असल में आईएसआईएस सीरिया की मुख्य सड़कों पर कब्जा कर लोगों को बाहर जाने से रोक रहा है। यूरोप के लोग भले ही सीरियन शरणार्थियों को शक की निगाह से देखें, लेकिन शरणार्थियों के मन में आईएसआईएस के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ है। Sommes contre des terroristes. Terroristes, c'est pas bien, très mal les terroristes. Tout le monde la même chez nous. Oui, nous. सीरिया की लड़ाई ने उन तमाम लोगों की जिंदगी में अंधेरा भर दिया है जिनका ख्वाब इंजीनियर, डॉक्टर और प्रोफेसर बनने का था। ये लोग अब मुल्क दर मुल्क भटक रहे हैं, लेकिन लोगों की निगाहों में इनके लिए कहीं शक है तो कहीं हमदर्दी। इनकी अपनी ना अब दावेदारी है, ना सम्मान और ना ही बराबरी का अधिकार। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी।
इसी के साथ विशेष में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।